तो अब इंडिया को भारत बुलाएं या भारत को इंडिया, तो मतलब तो एक ही है। तो आप कितने भी नाम रख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आप लोग शायद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो कर रहे हैं और हम लोग भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे आगे ऊपर रखते हैं। जो भी हमारा लेजिस्लेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही वर्क करता है, और शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन से और जो बहुत पहले हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। लेकिन शायद वो इसलिए था क्योंकि इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अलायंस बनाया और उसको अलायंस बना के जो इंडिया बनाया, शायद उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया कि हम ग्लोबली लोगों को दिखाएंगे कि वी आर नॉट इंडिया, वी आर मतलब हम उसे एज अ रिप्रेजेंट करेंगे दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग भारत नॉट इंडिया। जिस तरीके से हमारा इंडियन पिनल कोड है तो उसका नाम भी चेंज होगा, जैसे हमारा SBI है उसका नाम चेंज होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका नाम चेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हम उसी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम चेंज होगा। तो आप कितने नाम चेंज कर लेंगे ना, और उसके बाद नाम चेंज करने के लिए भी आप लोगों को एक बजट की ज़रूरत है, और उसका भी जो एस्टिमेट जो अनुमान लगाया गया है वो भी 1400 करोड़ रुपए लगाया गया है। अगर उन 1400 करोड़ रुपए को आप एक नाम चेंज करने की जगह आप उसे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, लोगों को रोज़गार देने के लिए, लोगों को घर देने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो शायद वो बेहतर होगा कि अपने। अगर हम देखें तो जो जब से BJP आई है तब से शायद उसे नेम चेंजिंग पार्टी बोला जाता है, क्योंकि हर जगह का नाम वो लोग चेंज कर देते हैं, हर चीज़ का नाम वो लोग चेंज कर देते हैं। और भारत का नाम ही चेंज मतलब इंडिया का नाम ही चेंज करके भारत रख दिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो वो किसी का भी नाम बदल सकते हैं, क्योंकि वो जब से आए हैं तब से वो नाम के बाद में सिर्फ एक शक्ति है, वो है हिंदुत्व। और BJP शायद 2019 का चुनाव भी इसीलिए जीती थी क्योंकि हिंदुत्व के लिए उन्होंने थोड़ा काम किया। मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, हिंदुओं को जगाने के लिए शायद BJP ने बहुत काम किया है इस देश। आखिर क्यों इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई की जा रही है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया की जगह भारत को उपयोग में लाया जाएगा? क्या ये इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है? क्योंकि संविधान यही कहता है कि इंडिया मतलब भारत और भारत मतलब इंडिया। आखिर क्यों यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियां लगातार इस बात को कर रही हैं? यहाँ पर दो सवाल सामने आते। पहला सवाल कि यहाँ पर गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, इस वजह से जो है भाजपा पार्टी को दिक्कत हो गई। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये होना चाहिए, क्यों भारत के नाम 3-3 और 4-4 हैं, एक नाम काफी। इसी मुद्दे पर जो है बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील आयुषी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुषी, कैसे देखती है, आपको लगता है कि क्या यहाँ पर नाम चेंज होना चाहिए? जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि इंडिया का मतलब भारत होता है, भारत का मतलब इंडिया होता है। तो अब इंडिया को भारत बुलाएं या भारत को इंडिया, तो मतलब तो एक ही है। तो आप कितने भी नाम रख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आप लोग शायद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो कर रहे हैं और हम लोग भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे आगे ऊपर रखते हैं। जो भी हमारा लेजिस्लेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही वर्क करता है, और शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन से और जो बहुत पहले हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी आप लगातार देखें 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसके पहले ये कहा जा रहा है कि इंडिया वर्सेस भारत, यानी कि इंडिया को हटाओ भारत नाम रख दो। आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा, वहाँ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत यूज किया। तो आपको लगता है कि BJP मान चुकी है, भारत ही इंडिया हटा दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद एक पब्लिसिटी स्टंट ही था। भारत जो है वो ठीक है, भारत आप बुलाइए, वो से शायद इंडिया को हम लोग हिंदी में भारत बोलते हैं, लेकिन शायद वो इसलिए था क्योंकि इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अलायंस बनाया और उसको अलायंस बना के जो इंडिया बनाया, शायद उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया कि हम ग्लोबली लोगों को दिखाएंगे कि वी आर नॉट इंडिया, वी आर मतलब हम उसे एज अ रिप्रेजेंट करेंगे दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग भारत नॉट इंडिया, क्योंकि इंडिया एक अलायंस बन चुका है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ बना रहे हैं। और इंडिया, और मुझे ऐसा लगता है कि हम देश के नाम पर अपनी सियासी खेल रहे हैं, राजनीति खेली जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इंडिया को जो है हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो कहाँ से इंडिया हटाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ से भी इंडिया हटाया जाएगा, मेक इन इंडिया। आपको लगता नहीं ये आसान नहीं है रास्ता? चुनाव नज़दीक है और उसके पहले भारत कर देना।
हाँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस तरीके से तो हमें अपने सारे लॉज भी चेंज करने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमारा इंडियन पिनल कोड है तो उसका नाम भी चेंज होगा। जैसे हमारा एसबीआई है उसका नाम चेंज होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका नाम चेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं उसी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम चेंज होगा। तो आप कितने नाम चेंज कर लेंगे ना। और उसके बाद नाम चेंज करने के लिए भी आप लोगों को एक बजट की ज़रूरत है, और उसका भी जो एस्टिमेट, जो अनुमान लगाया गया है वो भी 1400 करोड़ रुपए लगाया गया है। अगर उन 1400 करोड़ रुपए को आप एक नाम चेंज करने की जगह आप उसे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, लोगों को रोज़गार देने के लिए या लोगों को घर देने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो शायद वो बेहतर होगा कि अपने देश के नाम पे सियासत करने से अच्छा। तो आपको लगता नहीं है कि जो बीजेपी पार्टी लगातार इस तरीके का मुहिम चला रही है इंडिया वर्सेस भारत को लेके, एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि 24 के पहले देश के प्रधानमंत्री ने जब अलायंस हुआ तो ये बात कही थी कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर यही जो पार्टी विपक्ष की या इंडिया अलायंस है, इस अलायंस का नाम नरेंद्र मोदी रख दिया जाता तो नरेंद्र मोदी का भी नाम हटा दिया जाता, नरेंद्र मोदी अपना भी नाम चेंज कर लेते, अमित शाह अपना नाम चेंज कर लेते, या फिर यहाँ पर विपक्ष अपने गठबंधन का नाम भारत रखती तो भारत ही नाम चेंज कर दिया जाता? आपको लगता नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गठबंधन की वजह से है? अगर हम देखें तो जो जब से बीजेपी आई है तब से शायद उसे नेम चेंजिंग पार्टी बोला जाता है, क्योंकि हर जगह का नाम वो लोग चेंज कर देते हैं, हर चीज़ का नाम वो लोग चेंज कर देते हैं। और भारत का नाम ही चेंज, मतलब इंडिया का नाम ही चेंज करके भारत रख दिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो वो किसी का भी नाम बदल सकते हैं, क्योंकि वो जब से आए हैं तब से वो नाम और ये सब खेला जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं हमारे यहाँ के वुमेन सिक्योरिटी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिन पे बात होनी चाहिए, जिनको शायद पिक्चर में लेकर आना चाहिए, जिन पे बहस होनी चाहिए, जिन पे काम होना चाहिए, उनकी जगह सिर्फ यहाँ पे हम नाम चेंज खेल रहे हैं। तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी बीजेपी को अफेक्ट करेगी 2024 में। देखिए 24 का चुनाव नज़दीक और यहाँ पर आयुषी ने महिलाओं का जिक्र किया। आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि आप मणिपुर की चर्चा कर लो या किसी भी राज्य की चर्चा कर लो, हाँ खबर आती रहती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि अगर जब कांग्रेस राज में थी तब भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी महिलाओं के साथ में, और अभी भी होती जा रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी पार्टी आएगी और वुमेन सिक्योरिटी पे या काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसका अश्योरेंस शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ देना नहीं चाहता है। जो हमारी बीजेपी थी, बीजेपी ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट वो भी सिर्फ एक शायद नारा बनकर ही रह गया, वहाँ पर भी उसमें भी शायद अमल नहीं हुआ है। और आप फ्री के आप पैसे दे रहे हो। मध्य प्रदेश में मैंने सुना कि जब चुनाव आने वाले हैं, इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, तो बीजेपी सरकार ने महिलाओं को हर महीने के लिए कुछ एक प्रॉपर अमाउंट बना दिया है शायद, वो कि हर महिला के खाते में जाएंगे और ये सब करेंगे। तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आप जो कहते हैं आप उन्हें करके नहीं दिखाएंगे तब तक आई डोंट थिंक सो कि कुछ होने वाला है। 24 में बीजेपी को घाटा होगा, क्योंकि आप देखिए 26 विपक्ष की पार्टियां अब एक साथ आई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 30% वोटिंग शेयर कम हो सकता है। बीजेपी को घाटा जो हुआ है वो शायद उनकी चीज़ों की वजह से ही हुआ है। जैसे जीएसटी वो जब लेकर आए थे, तो जीएसटी बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन जीएसटी को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया वो चीज़ शायद ठीक नहीं थी। वो उसको इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया गया और सबको बोल दिया गया, तो इससे काफ़ी लोगों को लॉस हुआ, इंडिया की इकनॉमी को लॉस हुआ। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन आपने जिस तरीके से उसको भी इम्प्लीमेंट किया, तो वो भी शायद अच्छे तरीके से पूरा प्री प्लान नहीं था जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। और आप मणिपुर वाला ले लें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी सरकार जिसमें पीछे रही है, और सिर्फ वो सियासत करने में लग जाते हैं कि आप यहाँ का नाम चेंज कर दीजिए, वहाँ का नाम चेंज कर दीजिए, और ये सब। यहाँ पर नोटबंदी की बात की गई। बिरलाचार्य एक गवर्नर रहे, उन्होंने ये बात कही थी कि 2018 में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। यहाँ पर आरबीआई से भाजपा पार्टी ने पैसे मांगे थे। ये कहा गया था कि जो है उनको पैसे चाहिए, क्योंकि नोटबंदी का असर कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी पर भी पड़ा था। तभी ये कहीं ना कहीं आरबीआई पर दबाव बनाया गया था पैसे को लेने के लिए, शायद चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ये ऐसा कहा जाता है कि नोटबंदी कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी जो है उनके लिए बड़ा घाटा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या अभी 2000 के नोट भी बंद किए गए थे, इससे भी सरकार को या गवर्नर को कुछ फायदा घाटा हुआ होगा? इससे घाटा गवर्नर को या सरकार को हुआ हो या ना हुआ हो, आम नागरिकों को ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से
पहले 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो काफ़ी लॉस हुआ था लोगों को, बिज़नेस में लॉस हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ों में लोगों को लॉस हुआ था। जो जनरल पब्लिक थी वो अपने 500 और हज़ारों के नोटिंग जो उन्होंने बहुत सालों से सेव करके रखे हुए थे कि उनके फ्यूचर में काम आएंगे, वो शायद कुछ लोगों के ऐसे ही आज भी उनके घर में ऐसे कि ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि वो लाइन में जाकर चेंज नहीं करवा के लेकर आ पाए। ऐसे ही 2000 के नोटों में भी आप लोगों ने एक पाबंदी लगा दी कि आप 30 तारीख तक ही सिर्फ नोट चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद में भी आप सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ही चेंज करवा सकते हैं एक बार में। तो आपको अगर नोट भी चेंज करवाने जाना है तो आपको बैंक के टाइम पर अपना काम छोड़ के आपको जाना रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना ही रहेगा। तो इससे गवर्नर को प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, लेकिन आम जनता को ज़रूर लॉस हुआ, या तो काम का लॉस हुआ होगा या उनकी सेविंग्स का लॉस हुआ। लगातार एक मुद्दा और भी देश में चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 2024 के पहले अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं और अगर वन राष्ट्र वन इलेक्शन की बात यहाँ पर जो चल रही हो, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो क्या ये सही रहेगा? क्या एक बार में पूरे देश में चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए ठीक रहेगा या फिर जनता उसको वोट कर पाएगी? मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, क्योंकि आप भारत कोई छोटा देश तो नहीं है। भारत में 29 स्टेट्स हैं, तो आप हर 29 स्टेट्स में इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि लोकली चुनाव लड़ती हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे टीएमसी है। टीएमसी जो है वो सिर्फ बंगाल में चुनाव लड़ती है, वो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ती है। इस तरीके से जैसे आप आम आदमी पार्टी को देखिए, उन्हें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होंगे जो आम आदमी पार्टी को नहीं जानते होंगे, तो ये उन पार्टियों के लिए घाटा है। शायद सिर्फ बीजेपी सेंट्रल में है तो बीजेपी ऐसे लॉज लाना चाहती है जो कि उन्हें फ्यूचर में सिर्फ उनके लिए बेनिफिट। बीजेपी का डर है क्या ये विपक्ष से? कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी को डर तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव हार सकती है। राहुल गांधी को लेकर आपके क्या विचार है? राहुल गांधी देखिए पहले राजनीति में इतने एक्टिव नजर नहीं आते थे, अब जमीनी स्तर पर जो उतरने फिर से वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी आने वाली है, क्या राहुल गांधी सही हैं आने वाले समय में देश को संभालने के लिए, भविष्य को? राहुल गांधी के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो आने के लिए देश को संभालने के लिए वो सही है। शायद वो अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं है। जो चीज़ उन्होंने अभी स्टार्ट करी 1-2 साल में, वो चीज़ वो शायद अगर 5-6 साल 7 साल पहले भी स्टार्ट करते तो शायद वो इस स्तर पे पहुँच जाते कि वो देश को संभाल सकते। तो क्या राहुल गांधी जो अभी भविष्य या सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भारत नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी का ये कहना कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी अंबानी कर रहे हैं, उनके हाथों में सब कुछ दे दिया, सब कुछ बेच दिया। राहुल गांधी जो है बड़े बड़े मुद्दों को लेकर पर्दाफाश भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो राहुल गांधी अब दिखा रहे हैं वो जनता उसको पसंद कर पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कॉम्पीट करने के लिए, किसी को हराने के लिए उसके कंपटीशन तक आना ज़रूरी है, और शायद राहुल गांधी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और उनको पहुँचने में वो वक्त लगेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो चीज़ वो पहले तो कुछ सालों पहले से शुरू करते, वो ये जिम्मेदारी कुछ सालों पहले लेते, तो शायद वो नरेंद्र मोदी को बीट करके आगे जा सकते थे। बट शायद उनके लिए 2024 बीजेपी की शक्ति क्या है? बीजेपी को बीट करना इतना कठिन क्यों हो गया? एक लगता है कि जैसे भारत और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चलने वाली है चुनावों में, क्या शक्ति है बीजेपी के पास में सिर्फ एक शक्ति है, वो है हिंदुत्व। और बीजेपी शायद 2019 का चुनाव भी इसीलिए जीती थी क्योंकि हिंदुत्व के लिए उन्होंने थोड़ा काम किया। मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, हिंदुओं को जगाने के लिए शायद बीजेपी ने बहुत काम किया है इस देश में। लेकिन हमारे भारत में कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिख ईसाई सब हम लोग एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, एकता में अनेकता की हम बात करते हैं। अगर हिंदुत्व के लिए प्रधानमंत्री जी काम करेंगे तो जो अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? उन्होंने शायद हिंदुओं को जगाने का काम किया है। जो हिंदू सिर्फ सो रहा था और सिर्फ जो लोगों की जो बाकी और रिलीजन के लोग हैं वो जो उनके ऊपर अत्याचार करते हुए आ रहे थे, वो शायद लोगों की आंखों के सामने नहीं आ पाते थे, वो कहीं ना कहीं छुपा दिए जाते थे। तो इस चीज़ में तो मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। अगर हम देखें तो राम मंदिर के गेट भी खुल जाएंगे, द्वार खुल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। जी, जनवरी में 2024 में इसका फ़ायदा बिल्कुल होगा। और 24 में कौन जीत रहा है? अगर देखें तो बीजेपी का परिणाम भी भारी है। आपका वोट?
वोट बताते नहीं हैं। वोट बताते नहीं, लेकिन आपने काम देखा होगा ना, 2024 में चुनाव नज़दीक है, आप 9 सालों से भाजपा पार्टी का काम भी देख रहे हैं, पिछले भी आपने जो है कांग्रेस का देखा होगा, तो एक माइंड तो सेट किया होगा ना किसके लिए वोट होगा। अगर कंपेयर करें और आप ये देखें कि देश को अगर बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को आप कंपेयर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात की, वन नेशन वन इलेक्शन पर, भारत वर्सेस इंडिया पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और ये भी जाना कि 2024 में अगर बीजेपी जीतती तो बीजेपी की शक्ति क्या है। तो वहाँ पर हिंदुत्व की बात की गई। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या 24 के पहले इंडिया का नाम हटा के भारत कर दिया जाएगा, और वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा, चुनाव आयोग का फैसला क्या होगा। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक।